हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। देखो, परक्यूसिट्स 3 कैटेगरीज में पढ़ना है हमको। परक्यूसिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ एंड परक्यूसिट्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर ऑल। तो ये है एक सेकेंड कैटेगरी कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही कुछ फैसिलिटीज़ टैक्सेबल होती है। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते कौन है। तो अब आप साथ साथ में नोट करते जाना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3, एन एम्प्लॉय शैल बी ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ इफ ही फॉल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, आप साथ साथ ही इसको नोट करते जाइए। अगर कोई एन एम्प्लॉय who is director in the employer company, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो हो जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सेकेंड पॉइंट, अगर एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एम्प्लॉयर की कंपनी में तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट in the employer's company अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, देखो, अगर 20% से ज़्यादा 20% और मोर वोटिंग राइट्स हैं, ट्वेंटी % और मोर शेयर्स हैं, और थर्ड पॉइंट, अगर एम्प्लॉय की सैलरी एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय अबाउट 2 अबाउट 2 मतलब पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड में अगर वो कवर नहीं होता है तो उस केस में उसकी मॉनिटरी सैलरी देखी जाएगी। एन एम्प्लॉय ब्रैकेट में लिखना है नॉट कवर्ड बाय अबाउट 2 हुज मॉनिटरी टैक्सेबल सैलरी exceeds 50,000 rupees. Is a specified employee. देखो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन कौन से होंगे, अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयर्स की कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग राइट्स का होना, और टोटल जो भी शेयर्स है कंपनी के उसमें 20% और मोर नंबर ऑफ शेयर्स एम्प्लॉय के पास होना। अगर कोई एम्प्लॉय ना डायरेक्टर है ना उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो फिर उसकी मॉनिटरी टैक्सेबल सैलरी देखी जाएगी। मॉनिटरी टैक्सेबल सैलरी अगर उसकी 50,000 से ज़्यादा है देन ही इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और अगर कम है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है।
लेकिन ये मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी ये कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसके लिए आप इसके नीचे लिखो फॉर कंप्यूटिंग sum of 50,000 the following are included. First, basic salary. Number 2, bonus commission fees. Number 3, all taxable allowances including DA. Number 4, टैक्सेबल पार्ट ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, सिर्फ टैक्सेबल पार्ट लेना है, एग्जेम्प्ट पार्ट नहीं लेना। टैक्सेबल पार्ट ऑफ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेबल परक्यूसिट्स। देखो परक्यूसिट्स वैसे क्या होती है, फैसिलिटीज, लेकिन अगर कोई फैसिलिटी आपको मॉनेटरी फॉर्म में दे दी हो तो उसको भी यहाँ लिया जाएगा। तो टैक्सेबल परक्यूसिट्स जो कैश में दिया हो, टैक्सेबल परक्यूसिट्स विच आर प्रोवाइडेड इन कैश। इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट सबकी जो ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, अर्नड लीव, ग्रेचुटी, अर्नड लीव, लीव, ट्रैवल कंपनसेशन, पेंशन, एंड कंपनसेशन। अगर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय अबाउट टू हुज मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 50,000, 50,000 की लिमिट के लिए क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है एम्प्लॉय की, बोनस, कमीशन, फीस, कोई भी टैक्सेबल अलाउंस मिला है एम्प्लॉय को वो लेना है, साथ में टैक्सेबल पार्ट ले लेना है, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का टैक्सेबल पार्ट ले लेना है ऐसी फैसिलिटीज़ का जो आपको कैश में मिली है। देखो इस पार्ट को अच्छे से मार्क कर लो, सिर्फ वही फैसिलिटीज लेनी है जो कैश में मिली हो। इसके अलावा टैक्सेबल अमाउंट, ग्रेचुटी, अर्न लीव, लीव, ट्रैवल कंपनसेशन, पेंशन और कंपनसेशन, ये सब अमाउंट ऐड करने के बाद जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिडक्शन का, जो सैलरी हेड में मिलती है, सैलरी हेड में 3 डिडक्शन मिलती है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इन सब को ऐड करने के बाद डिडक्शन दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। और थर्ड, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर उसको एक डिडक्शन और मिलेगी इंटरटेनमेंट अलाउंस की।
ये सिर्फ गवर्नमेंट के केस में मिलती है, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। तो ये 3 डिडक्शन उसके बाद मिल जाएगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 50,000 और ग्रॉस सैलरी जो भी दोनों में से कम हो। अब ये सब नोट करने के बाद इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ ऐसे कौन से परक्यूसिट्स हैं जो टैक्सेबल होंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, एजुकेशन फैसिलिटी ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होने वाले परक्यूसिट्स हैं। तो एजुकेशन फैसिलिटी, इसके बाद नेक्स्ट लाइट, गैस, वाटर फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, एंड कार फैसिलिटी। तो अगर क्वेश्चन में ये 4 फैसिलिटी गिवन होगी तो सबसे पहले हमको चेक क्या करना है कि क्या एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो ही हम ये चारों फैसिलिटी टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए अगर क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट ये लाइन लिख दे कि एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर, तो फिर आपको ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो डायरेक्टर है इसका मतलब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। या फिर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दे वोटिंग राइट से रिलेटेड या फिर शेयर से रिलेटेड, तो भी डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो फिर आपको मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी ये इस तरीके से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 50,000 की लिमिट एक्सीड्स हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद आपकी बुक में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। ये वीडियो देखने के बाद आप वो इलस्ट्रेशन ट्राई करो, आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर इलस्ट्रेशन में कोई डाउट आता है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो आप उससे देख के आपका कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर ये एजुकेशन फैसिलिटी पढ़ेंगे और मतलब ये सारी फैसिलिटी पढ़ेंगे एक एक करके, जिसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की भी आ जाएगी और टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज भी आ जाएगी। हम पढ़ रहे हैं परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो ऐसे परक्यूसिट्स जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं उसमें कौन कौन से हैं? एजुकेशन फैसिलिटी, लाइट, गैस, वाटर फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी एंड कार फैसिलिटी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन कौन से होते हैं? तो डायरेक्टर, वोटिंग राइट 20% से ज़्यादा है तो, और नंबर ऑफ शेयर्स 20% से ज़्यादा है, और थर्ड है अगर उसकी मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी 50,000 अबाउ है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। अब हम इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट एजुकेशन फैसिलिटी। तो इसके लिए आप नोट करिए, साथ साथ हेडिंग लगाइए। एजुकेशन फैसिलिटी to any member of employees household। इसमें एक टेबल बनेगी, ये सीरियल नंबर, सर्कमस्टेंसेस, यहाँ वैल्यू ऑफ फैसिलिटी।
सीरियल नंबर में 1, फेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is owned and maintained by the employer. एम्प्लॉयर या तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग का या तो ओनर हो या उसको मेंटेन करता हो। तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी? देखो, अगर ओनर का खुद की ही स्कूल है, मतलब एम्प्लॉयर खुद ही ओनर है, तो उस केस में हम उस एरिया में जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उसकी कॉस्ट देखेंगे और वो होगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। लेकिन अगर वो 1000 रुपीज़ या उससे कम है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल हो जाएगी, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट ही वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे लिखो, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज डिटरमाइंड with reference to cost of such education in similar educational institution. In or around same locality. However, if facility is provided to children of employee and cost does not exceed ₹1000 per month, then value of facility shall be nil. इसके साथ में इसमें एक और पॉइंट लिखना है, if value of facility is more than 1000,
then whole amount will be taxable in hands of employee. देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अगर ओनर एम्प्लॉयर है या फिर उसको मेंटेन करता है एम्प्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कैसे क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस एरिया में जो और कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग है उसमें उस सेम एजुकेशन की क्या कॉस्ट है, वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी। लेकिन अगर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के चिल्ड्रन को दी गई है, उस केस में आपको ये अमाउंट चेक करनी पड़ेगी कि कॉस्ट अगर 1000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल हो जाएगा, 1000 तक निल हो जाएगा। अगर 1000 से ज़्यादा है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। देखो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉस्ट आया 1100, तो ये ऐसे नहीं करना कि 1100 में 1000 लेस करोगे, ये 1100 पूरी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी जो कि टैक्सेबल करनी है। हाँ, अगर 1000 से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, जैसे 900 है तो निल अमाउंट टैक्सेबल, लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा है तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो उसको पॉज करके नोट कर लेना। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट लिखवा रही हूँ। इफ फैसिलिटी is provided in any other educational institution by reason of being in employment, अब सेकेंड केस में क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो भी मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड है, चिल्ड्रन या फिर कोई और रिलेटिव है, तो उसको एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है किसी और स्कूल में जो कि एम्प्लॉयर की नहीं है। तो इस केस में भी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं सेम वैसी ही होगी। थर्ड केस, इफ फीस is reimbursed or any other case, थर्ड केस है कि अगर एम्प्लॉय पेमेंट कर देता है फीस का और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे देता है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी एम्प्लॉयर का जो भी खर्चा हुआ वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर। Actual amount spent by
एम्प्लॉयर। तो ये 3 सर्कमस्टेंसेज है, 3 क्या, वैसे तो देखा जाए तो 2 ही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी सेम है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है या फिर वो उसको मेंटेन कर रहा है या फिर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को किसी और स्कूल में फैसिलिटी दिलवाता है, प्रोवाइड करवाता है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कैसे होगी, कॉस्ट देखी जाएगी सिमिलर इंस्टीट्यूशन की। और अगर वो 1000 रुपीज़ से कम होगी, सिर्फ चिल्ड्रन के केस में ही है, अगर 1000 से कम होगी तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील, 1000 से ज़्यादा होगी देन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी जो भी अमाउंट होगी वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। थर्ड केस है कि फीस का रिम्बर्समेंट होता है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर करता है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। इसके बाद आपको 2 नोट और लिखने हैं इस टेबल के बाद। अगर बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो वो कोई परक्यूसिट्स नहीं माना जाएगा। If a scholarship is given to the children of employee, it is not taxable, it is not treated as a taxable perquisites in hands of employee। Second note, grandchildren and other members of household are included in above 3 जो सर्कमस्टेंसेस टेबल में नोट करिए, वो तीनों सर्कमस्टेंसेस में ग्रैंड चिल्ड्रन और फैमिली के कोई और है अदर मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, उनको भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन फैसिलिटी कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम सेकंड फैसिलिटी पढ़ते हैं, लाइट गैस और वाटर फैसिलिटी। इसके बाद सेकंड हेडिंग फैसिलिटी ऑफ लाइट गैस एंड वाटर। इसमें भी एक टेबल बना लो, सीरियल नंबर, सर्कमस्टेंसेस, एंड थर्ड वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। सीरियल नंबर में फर्स्ट पॉइंट, वेयर सच सप्लाई is
produced from employer's own resources without making payment to outside agency. देखो, अगर एम्प्लॉयर की खुद का ही इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई का काम है, वो किसी बाहर की एजेंसी को पैसे नहीं दे रहा है उस सप्लाई के, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी जो भी एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फैसिलिटी में लिखा जाएगा एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, actual cost of this facility to employer. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन में जैसे लिख दे कि एम्प्लॉयर के खुद के रिसोर्सेज हैं, तो फिर हमको डायरेक्टली एक्चुअल कॉस्ट जो होगी क्वेश्चन में गिवन वो आपको वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ले लेना है। और सेकेंड केस, अगर ये दिया हो कि एम्प्लॉयर ने आउटसाइड एजेंसी को इतना पेमेंट किया, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है आउटसाइड एजेंसी को। यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर केस। अनदर केस का मतलब जब एम्प्लॉयर के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं हैं, वो बाहर पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में अमाउंट एक्चुअली पेड बाय employer amount actually paid by employer। फैसिलिटी ऑफ लाइट, गैस एंड वाटर एम्प्लॉयर के रिसोर्सेज है तो एक्चुअल कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉयर के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है, बाहर से कनेक्शन लिए जाते हैं और उनका पेमेंट किया जाता है, तो एम्प्लॉयर जितना पेमेंट कर रहा है वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसको नोट करने के बाद आप एक और नोट, आपको एक नोट लिखना है। If gas, water and electricity connection are in name of employee, and bills of such supplies are met by employer, it is obligation of employee being discharged by
by the employer and therefore this is perquisite taxable in hands of all employees. पहले आप इसको नोट करो, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा है। देखो, लाइट, गैस और वाटर फैसिलिटी टैक्सेबल किसके लिए होती है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। लेकिन अगर गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है, एम्प्लॉय के नाम पे कनेक्शन है, इसका मतलब एम्प्लॉय को ही उसका पेमेंट करना होगा। एम्प्लॉय की ही तो लाइबिलिटी बनती है ना कि वो अपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करे, वाटर बिल का पेमेंट करे, गैस का कनेक्शन का पेमेंट करे। तो इस केस में अगर एम्प्लॉय की लाइबिलिटी बनती है लेकिन एम्प्लॉयर ने उसका पेमेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? देखो आगे, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के ऑब्लिगेशन का पेमेंट, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी का पेमेंट एम्प्लॉयर ने करा है, तो उस केस में इट इज ए परक्यूसिट्स टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है, पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, तो फिर ये ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में कब टैक्सेबल होगा? जब कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे नहीं है। तो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ऐसा कुछ पॉइंट जिससे आपको ये क्लिक हो जाए कि हाँ, ये कनेक्शन अगर एम्प्लॉय के नाम पे है तो ऑल एम्प्लॉयज के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। ये है फैसिलिटी ऑफ लाइट, गैस एंड वाटर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। थर्ड, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी किसके लिए टैक्सेबल होगी? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? डायरेक्टर, वोटिंग राइट अगर 20% और उससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स 20% और उससे ज़्यादा है, और अगर मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी 50,000 और अबाव है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन फैसिलिटी, लाइट, गैस, वाटर फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी एंड कार फैसिलिटी टैक्सेबल होगी। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। तो देखो, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी की वैल्यू क्या होगी? तो जितना एम्प्लॉयर उन सर्वेंट्स को पे करेगा वही आपके वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज amount which is paid by employer to such servant। इसके बाद इसमें एक पॉइंट लिखना है, इफ अकोमोडेशन of which
employer is owner is provided along with gardener facility, then the facility of gardener is exempt from tax. अगर घर एम्प्लॉयर का है और घर के साथ साथ गार्डनर फैसिलिटी भी मिलती है तो गार्डनर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और इसके साथ अगर आपको कोई सर्वेंट अलाउंस मिलता है तो वो फुली टैक्सेबल, और ये टैक्सेबल होगा ऑल एम्प्लॉयज के केस में। देखो सर्वेंट फैसिलिटी टैक्सेबल हो रही है सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में, लेकिन अगर सर्वेंट अलाउंस मिलता है तो वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल। इफ सर्वेंट अलाउंस इज प्रोवाइडेड then this allowance is taxable for all। तो इस डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी द अमाउंट जो एम्प्लॉयर पे करेगा उस सर्वेंट को। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी अमाउंट विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू सच सर्वेंट। सर्वेंट को जो अमाउंट पे की जाएगी वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। इफ अकोमोडेशन ऑफ विच एम्प्लॉयर इज ओनर, अगर उस घर का मालिक एम्प्लॉयर है और उसने साथ में आपको गार्डनर फैसिलिटी भी दी है तो गार्डनर फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखो टैक्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हो सकता है किसी एक लाइन में ये लिख दे कि गार्डनर फैसिलिटी गिवन है और एम्प्लॉयर उस घर का मालिक है, तो हमें क्या करना होगा? गार्डनर फैसिलिटी को टैक्सेबल ना करके उसको एग्जेम्प्ट करना होगा। लेकिन अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयर उस घर का मालिक नहीं है तो उस केस में गार्डनर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और सर्वेंट अलाउंस अगर कोई मिलता है तो ये सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ये है डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। अब लास्ट फैसिलिटी है जो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होती है, कार फैसिलिटी। तो कार फैसिलिटी में ये कार फैसिलिटी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, अगर कार इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपको कार देगा तभी तो वो कार फैसिलिटी आपके लिए हुई। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार है जो वो एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है। ये होती है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर की कार है और वो एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है तो फिर ये टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। देखो इसके अंदर एक और कैटेगरी हो सकती है कार फैसिलिटी की कि कार तो एम्प्लॉय की है, कार का ओनर है एम्प्लॉय, लेकिन कार के खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। इफ कार बिलोंग्स टू
एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस, कार का जो भी खर्चा है उसका, मेंटेनेंस का, पेट्रोल डीजल का, उसको कौन उठा रहा है? एक्सपेंसेस उसको एम्प्लॉयर वहन कर रहा है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कार आर borne बाय एम्प्लॉयर। अगर कार भी एम्प्लॉय की, खर्चा भी एम्प्लॉय दे तो काहे की फैसिलिटी? तो फैसिलिटी कब होगी? जब कार है तो एम्प्लॉय की, लेकिन खर्चा जो भी मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल, इंश्योरेंस और जो भी खर्चे हैं उस कार के, उसको एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तभी तो ये फैसिलिटी बनेगी। तो देखो ये फैसिलिटी जो होगी ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो पहले जब भी कार फैसिलिटी का क्वेश्चन आएगा हमको चेक करना होगा कि कार किसकी है। कार अगर एम्प्लॉयर की है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉय उसको यूज करता है, पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं कि कार अगर एम्प्लॉयर की है जो कि टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तो उसमें कौन कौन से केसेस होंगे। देखो एम्प्लॉयर की, जैसे ये जो कैटेगरी थी इधर वाली, इसके अंदर कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें दोनों केसेस होंगे। एम्प्लॉयर कार का मालिक भी हो सकता है या फिर उसको किराए पे लेके भी एम्प्लॉय को दे सकता है। तो अब हम फर्स्ट कैटेगरी लिखते हैं, इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, अब इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। कार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है लेकिन सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, तो काहे की फैसिलिटी? क्या कुछ टैक्सेबल होना चाहिए? एम्प्लॉयर सिर्फ अपने ऑफिस के काम के लिए कार दे रहा है, एम्प्लॉय को ऑफिस का काम करवा रहा है और उसको पर्सनल काम करने की उस कार से परमिशन नहीं है, तो क्या कोई फैसिलिटी हुई? नहीं हुई, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। व्हेन कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, इस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू निल। अरे भाई तुमने अपना काम करवाने के लिए कार दी है, तो जब तुम अपना पर्सनल काम ऑफिशियल काम ही करवा रहे हो उस गाड़ी से, उस कार से, तो क्या मेरे कोई अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए? अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या मेरे कोई टैक्सेबल होनी चाहिए अमाउंट? तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार किस लिए मिली है? ऑफिस वर्क के लिए, और ऑफिस वर्क उससे हो रहा है। अगर कुछ पर्सनल वर्क होता है या पार्टली ऑफिशियल या पार्टली पर्सनल, तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कैलकुलेट होगी। अगर सिर्फ ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। सेकेंड केस, अगर कार सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस ओनली,
तो इस केस में लिखो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट एक्चुअली पेड by employer plus 10% of cost of car। देखो ये वैल्यू ऑफ फैसिलिटी तो कब होगी, जब कार का मालिक एम्प्लॉयर होगा, कि अमाउंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर, पेट्रोल डीजल इन सब का खर्चा तो इधर आ गया, और कार का जो भी डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस लगता है वो 10% ऑफ कार और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर उसको किराए पे लेके एम्प्लॉय को देता है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी जितने में हायर चार्जेस, जो भी है हायर चार्जेस ऑफ कार। अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो 10% ऑफ कार ऐड कर देना, और अगर किराए पे ली गई है तो हायर चार्जेस ऑफ कार ऐड कर दिए जाएंगे। ये है कि अगर कार सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही हो तो। अब थर्ड केस आएगा कि कार ऑफिशियल यूज के लिए भी हो रही हो और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रही हो, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी के लिए आपको लिमिट लर्न करनी होगी। तो यहां हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इफ कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, ऑफिशियल पर्पस। तो इस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी अब यहाँ पे कार की कैपेसिटी चेक करनी होगी, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको ऐसे लर्न नहीं करना है कि कौन सी कार की क्या कैपेसिटी है, क्वेश्चन अपने आप आपको बताएगा कि कार की कैपेसिटी क्या है, आपको सिर्फ लिमिट्स लर्न करनी है। तो कैपेसिटी ऑफ इंजन अगर 1.6 लीटर से कम हो, देखो इसको 1.6 लीटर और सीसी ऐसे इसके 2-3 नाम है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है गिवन, तो आपको ये लिमिट 1.6 लर्न करनी, या तो 1.6 से ज़्यादा ना हो, और अगर 1.6 से ज़्यादा हो तो अप टू 1.6 लीटर की अलग लिमिट है और अबाव 1.6 लीटर की अलग लिमिट है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है अगर ऑल एक्सपेंसेस borne by employer second point, personal use expenses are borne by एम्प्लॉय। तो अगर कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है और सारे खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी 1800 पर मंथ। और अगर कार की कैपेसिटी 1.6 से ज़्यादा है और सारे खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी 2400 पर मंथ। सेकेंड पॉइंट, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद उठा रहा है,
कार यूज हो रही है पर्सनल और ऑफिस दोनों पर्पस के लिए, लेकिन जो पर्सनल खर्चे हैं वो अपना एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी 600 पर मंथ, और अगर 1.6 से ज़्यादा है तो 900 रुपीज़ पर मंथ। इसके साथ साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है कि कार के साथ साथ का ड्राइवर भी एम्प्लॉय को दिया गया है कार के लिए, तो फिर इन लिमिट्स में 900 पर मंथ ऐड कर देंगे ड्राइवर की सैलरी का। तो मैं इसको, आप इसमें लिख लेना 900 किसके लिए, अगर ड्राइवर फैसिलिटी मिलेगी तो ही 900 पर मंथ ऐड करना है, अगर ड्राइवर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो ये 900 पर मंथ नहीं या ऐड करना है। आप इस 900 के लिए नीचे लिख लेना, इफ ड्राइवर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड then 900 per month will be added। अब हम जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करते हैं, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया वो आप ध्यान से देखना। कार अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा हो, कर रहा है मतलब एम्प्लॉयर इसका ओनर भी हो सकता है और उसको कहीं से किराए पे लेके भी एम्प्लॉय को दे सकता है। क्लियर? अगर अब वो जो कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, अब उस कार को एम्प्लॉय यूज कैसे करता है, तो अगर उस कार को एम्प्लॉय यूज करता है ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस के किसी काम के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी दी है, तो वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही है, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। सेकंड केस, अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई है, देखो कार को सिर्फ एम्प्लॉय अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर उस कार के लिए पे कर रहा है खर्चे का, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। कॉस्ट ऑफ कार कब ऐड करना है, जब कार का मालिक एम्प्लॉयर हो, और अगर एम्प्लॉयर उस कार को किराए पे लेकर एम्प्लॉय को दे रहा है, देन हायर चार्जेस ऑफ कार विल बी एडेड। तो ये है पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है कार सिर्फ। तो अब थर्ड कैटेगरी की कार ऑफिशियल यूज के लिए भी हो रही है और पर्सनल यूज के लिए भी कार को यूज किया जा रहा है। उस केस में देखो ये पता लगाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि इतना किलोमीटर मैंने अपने घर के लिए यूज किया और इतना ऑफिस के लिए। तो उस केस में इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमको एक लिमिट मिली हुई है कि इतना अमाउंट ऐड कर देना है वैल्यू ऑफ फैसिलिटी में। तो अगर कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है, ये 1.6 लीटर वैसे ये पूरी इसको लर्न करने के लिए, बाकी क्वेश्चन में आपको बस इतना इंफॉर्मेशन होगी कि कार की ये कैपेसिटी है अप टू 1.6 और अबाव 1.6। ऑल एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सारे खर्चे गाड़ी के एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी, अगर 1.6 तक है तो 1800 पर मंथ, और अगर 1.6 से ज़्यादा है देन 2400 पर मंथ। अब सेकेंड केस, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद उठा रहा है देन 600 रुपये अप टू 1.6 के केस में, और 900 रुपये अबाव 1.6 में। अगर ड्राइवर फैसिलिटी भी मिलती है तो 900 रुपीज़ और ऐड कर दिए जाएंगे पर मंथ।
तो ये है हमारे कार फैसिलिटी का फर्स्ट केस जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होगा। अब कार फैसिलिटी हम यहाँ पे कंप्लीट ही कर लेते हैं, हालांकि जो सेकंड केस है वो ऑल एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का हम कंप्लीट कर चुके हैं, एजुकेशन फैसिलिटी, लाइट, गैस, वाटर, डोमेस्टिक सर्वेंट, कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी में अब अगर सेकंड केस जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जब कार एम्प्लॉय की हो और उसके खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा हो, तो अब सेकेंड केस, व्हेन कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस are borne by एम्प्लॉयर। इसमें ऑफिस यूज, अगर कार को सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया गया हो देन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी नील। सेकेंड केस, अगर सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया हो, तो यहां पे वैल्यू ऑफ फैसिलिटी is equal to actual amount paid by employer related to car plus actual salary of driver if provided। अगर ड्राइवर प्रोवाइड करा है तो भी ड्राइवर की भी एक्चुअल सैलरी लेनी है। is taxable to all employees। कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, कार यूज हो रही है ऑफिशियल पर्पस के लिए तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील। अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है सिर्फ तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या है, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ और उस खर्चे को पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एक्चुअल सैलरी ऑफ ड्राइवर ऐड कर देंगे अगर ड्राइवर भी अपॉइंट किया गया हो तो, और ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज है। अब हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी क्या होगी, जब कार को यूज किया जा रहा है ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल यूज।
यहाँ पे भी कैपेसिटी देखनी है कार की, तो व्हेन कार कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 1.6 सीसी, not more than 1.6 cc and more than 1. देखो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर कार एंड ड्राइवर। अगर कार को यूज़ किया जा रहा है ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम चेक करेंगे कैपेसिटी ऑफ कार। कैपेसिटी ऑफ कार अगर 1.6 से कम है तो उस केस में पहले तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर कार के लिए भी और ड्राइवर के लिए, जो भी एक्चुअल में खर्चा हुआ वो लेंगे, इसमें से लेस कर दिया जाएगा 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ। 900 पर मंथ तो सिर्फ तब लेस किया जाएगा इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो ही 900 पर मंथ रुपीज लेस होंगे। सेकेंड केस, अगर कैपेसिटी मोर देन 1.6 है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर कार एंड ड्राइवर इसमें से लेस करा जाएगा 2400 पर मंथ, और ड्राइवर फैसिलिटी भी दे रहे हैं तो 900 पर मंथ और ऐड कर देंगे इफ ड्राइवर फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। देखो कार एम्प्लॉय की है, कार का मालिक है एम्प्लॉय, लेकिन उसके खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है और कार यूज हो रही है ऑफिशियल पर्पस, देन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील। कार यूज हो रही है पर्सनल पर्पस, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी जितना खर्चा एम्प्लॉयर का लगा वो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। देखो एक्चुअल अमाउंट लेना है और एक्चुअल सैलरी ही ड्राइवर की लेनी है। इसका मतलब टोटल एम्प्लॉयर जितना कार से रिलेटेड खर्च कर रहा है पूरी की पूरी हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अब थर्ड केस देखते हैं, ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। तो देखो इससे हमको इतना तो समझ में आ चुका है कि हमको कैपेसिटी कब चेक करनी है कार की, जब कार दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही हो, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, तभी हम देखेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिर लिमिट्स लर्न करनी है। तो अगर कैपेसिटी 1.6 से कम है तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया कार और ड्राइवर से एक्चुअल वो ले लो, उसमें से 1800 पर मंथ लेस कर देंगे, और अगर ड्राइवर फैसिलिटी भी मिली देन प्लस 900 और लेस कर दिया जाएगा। और अगर मोर देन 1.6 सीसी है तो 2400 पर मंथ लेस करना है एक्चुअल में से, और ड्राइवर फैसिलिटी भी मिलती है देन 900 पर मंथ और लेस कर देना है।
कार फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर एम्प्लॉयर की एक से ज़्यादा कार यूज़ कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये माना जाएगा कि एक कार तो ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और जो दूसरी कार है वो एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस यूज़ हो रही है। देखो, कोई भी कार को हम ये मान सकते हैं कि ऑफिशियल या पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, तो जो दूसरी वाली होगी वो पर्सनल के लिए। तो इसके लिए हम पहले, मतलब जैसे दो कार हैं, कार 1 एंड कार 2, तो इसके अंदर हमको पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले हम ये मानेंगे कि कार जो फर्स्ट है वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, एंड सेकेंड ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस बोथ। तो ये ऑप्शन 1 हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन में पहली कार को तो मान लिया जाएगा कि ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों के लिए यूज़ हो रही है, और जो दूसरी कार है वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। जिस भी ऑप्शन में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कम आएगी वो ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि यही कार को आप ये मानो कि ऑफिशियल यूज़ के लिए है और दूसरी वाली पर्सनल। तो हम इसमें वो ऑप्शन चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। हमारा सैलरी कम आएगी तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन बेनिफिशियल होगा उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ मंथ। तो कार फैसिलिटी में मंथ का मतलब क्या है, तो कंप्लीट कैलेंडर मंथ। कंप्लीट कैलेंडर मंथ ही लेना है, जो डेज एक्स्ट्रा हो उनको इग्नोर करना है। और मंथ विल बी काउंटेड फ्रॉम द डे ऑन विच कार इज प्रोवाइडेड। जिस दिन कार मिली है उस दिन से लेके मंथ काउंट करना स्टार्ट कर देना है। थर्ड पॉइंट, फैसिलिटी ऑफ कार नॉट टैक्सेबल इन सर्टेन केसेस। तो इन केसेस में फैसिलिटी ऑफ कार टैक्सेबल नहीं होगी। फर्स्ट केस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को जो कार या व्हीकल मिलता है तो वो कार फैसिलिटी या व्हीकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी। सेकेंड केस, अगर कार सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि एम्प्लॉय घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जा सके, तो उस केस में भी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी 0। तो यहाँ पे अब हमारा ये कार फैसिलिटी कंप्लीट होता है, और एक तरह से परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज भी कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज।